नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। जी हां, इस वक्त मैं नागपुर के भीतर हूं और नागपुर का मतलब विदर्भ और विदर्भ का मतलब किसानों की वो भूमि जहां पर किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं और किसानों का मुद्दा यहां पर हमेशा छाया रहता है। विधानसभा चुनाव चल रहा है। महाराष्ट्र के महाभारत का महारथी कौन होगा, इसको लेकर जद्दोजहद और रणनीति बनाई जा रही है। मेरे साथ हम ये कह सकते हैं कि विदर्भा के चाणक और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया और विदर्भा में इनकी तैनाती की गई है सीनियर पर्यवेक्षक के तौर पे, वरिष्ठ पर्यवेक्षक के तौर पे समझेंगे, क्योंकि आज आखिरी तारीख है चुनाव प्रचार की और जनता जनार्दन 20 तारीख को तय कर देगी कि कौन होगा महाराष्ट्र के सिंहासन का मालिक। पहला सवाल तो आपसे यही पूछूंगा कि तमाम तरीके के मुद्दे आए, तमाम तरीके की बातें हुई, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी विदर्भा के भीतर थी और कहा जाता है कि महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी विदर्भा के भीतर है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो मुंबई पहुंच नहीं पाएंगे। क्या रहा है पूरा चुनाव प्रचार प्रसार? देखिए 62 सीट है विदर्भ में और 40 सीट कांग्रेस लड़ रही है और 40 में कम से कम 30 सीट हम जीत रहे हैं और पूरे विदर्भ में एक तरफा महाविकास आघाड़ी का माहौल है। तो रिजल्ट जैसे आपने कहा ना, विदर्भ आप जीतेंगे तो महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए भी क्योंकि यहाँ किसान परेशान हैं, क्योंकि कपास है, सोयाबीन है, धान है, उसको कोई कीमत नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये महंगाई बेतहाशा वृद्धि हुई है और तीसरी बात है बेरोजगारी, इसलिए कि सारे उद्योग को आप अपने प्रदेश ले जा रहे हैं। यहाँ के साथ जो मतलब सौतेला व्यवहार जो कर रहे हैं वो लोग पसंद नहीं किया। नहीं तो सवाल एक और है, इस चुनाव प्रचार में जो मर्यादाएं होती हैं कैंपेन की, नारों की, उसे लांघी गई है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे और बोल दिए कि बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री बोल गए कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इन नारों का क्या मतलब है आखिर? देखिए, ये जब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बुरी तरह पराजित हुए लोकसभा में, तब इनको लगा कि मतदाता है वो संविधान पे मतदान कर लिए, तो हमारी सीट तो खतरे में है, तो इसलिए बटोगे तो कटोगे। जनता यदि बढ़ती है ना, तो कटेगी इनकी सरकार। योगी की ये बात की चिंता है और ये इस बात पे भारतीय जनता पार्टी खुद बढ़ गई। अशोक राव चौहान कहते हैं कि नहीं चलेगा, अजीत पवार बोले कि यहाँ नारा नहीं चलेगा, पंकजा मुंडे उन्होंने कह दिया कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ही इस नारे में बढ़ गई है, तो बढ़ गई मतलब कट गई। दूसरी बात है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। भैया कौन सेफ रहेगा? कल प्रियंका जी अपने गढ़चिरौली एक रैली में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शब्द है सेफ, उसके दो अर्थ हैं। सेफ का मतलब सुरक्षित और दूसरा सेफ का मतलब तिजोरी। तो ये मोदी जो बोल रहे हैं वो तिजोरी सेफ रखने की बात कर रहे हैं, मतलब अडानी सेफ रहेगा, हम लोग आप लोग एक रहें तो अडानी सेफ रहेगा, ये उनका कहना है। तो ये दोनों नारे महाराष्ट्र में फेल हो गए। लेकिन नारे आपकी तरफ से भी आ रहे हैं। उद्धव साहब ने कह दिया कि कटोगे बटोगे तो ठीक है, लेकिन मुंबई में अगर सटोगे तो फटोगे। क्या कहेंगे आप? अब ये है कि बालाजी का आत्मा प्रवेश कर गई है ना, और इसे कहा भी जाता है बाप में बेटा जात में घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो उद्धव ठाकरे जी ने जो दिया है बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की याद दिला दी। ये तो ठीक है, चलिए हम नारों की हमने बात कर ली, मैं मुद्दों पे आता हूँ। विदर्भ किसानों की भूमि है, किसानों का सबसे बड़ा इशू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, फडणवीस जैसे नेताओं ने पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस कहाँ है? वो देखिए विदर्भ में आप देखिए, कल प्रियंका जी थी, परसों राहुल जी थे, खड़गे जी थे, सारे नेता विदर्भ में रहे, सब नेता, सारे कार्यक्रम विदर्भ में हुआ है। और शुरुआत ही संविधान सम्मेलन से राहुल गांधी जी ने किया। यहाँ 4 नवंबर को राहुल जी आए, कितना बढ़िया उनकी स्पीच, मैं समझता हूँ कि ऑल टाइम हिट, सबसे बढ़िया जितने भाषण दिए होंगे उसमें सबसे बढ़िया भाषणों में से एक भाषण था उस दिन का, और उसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट पूरे न केवल विदर्भ में पूरे महाराष्ट्र में पड़ा।
और उसके प्रतिक्रिया देखो कि फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस जी, वो बौखला गए। वैसे भी बेचारे इसमें फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री हो गए, अब विधानसभा को लाले पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा लाल किताब, मतलब अर्बन नक्सली और नक्सलियों की भाषा है ना, इस किताब के अंदर कुछ नहीं है, वो सब कुछ बोल गए। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा और उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। भाई नक्सली हैं, वो संविधान को नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहते हैं, तो समानता तो इनमें है। और दूसरी बात यह है कि हमने अपने प्रथम पंक्ति के सारे नेताओं को खोया, विद्याचंद्र शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, सारे नेताओं को हमने खोया, नक्सलियों नहीं मारा। तो नुकसान तो हमारा हुआ है, मित्रता इनकी हो सकती है क्योंकि आइडियोलॉजी मिलता है ना, माइनस माइनस प्लस वाली बात है। दूसरी बात यह है कि लाल रंग के बारे में कहा, तो लाल रंग तो माई की चुनरी भी है। हनुमान जी लाल दे लाल इलेसन और धरी लाल लंगूर, तो हनुमान जी को भी लाल रंग पसंद है। और फिर अब प्रसिद्ध दोहा भी है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो अच्छा, जितने भी सरकारी दस्तावेज है वो लाल ही बस्ते में बांधे जाते हैं, कोर्ट में आप देखेंगे तो लाल बस्ते में बांधे जाते हैं। तो आपको लाल रंग से तकलीफ क्या है भाई, है ना? उसके बाद से जवाब नहीं आया उसका। लेकिन बीजेपी की ओर से एक कड़ा जवाब ये आया है कि संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, आप लोग गुमराह कर रहे हैं, संविधान बदलने की तो कोई बात ही नहीं है। कौन बोलता है? उसके लल्लू सिंह उसी में हार गए, अयोध्या के जो सांसद है ना, कर्नाटक के मंत्री, सब लोग बोले संविधान बदलेंगे संविधान बदलेंगे, और अभी फिर अपमान कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो कॉपी दिखा रहे हैं उसमें कुछ नहीं कोरा है। राहुल गांधी जी मंचों में दिखाए तो कभी पढ़े नहीं, उसको कोरा ही नजर आएगा ना। संविधान को मानते भी नहीं, उनके प्रति श्रद्धा भी नहीं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बात कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं और तुष्टीकरण के गुलाम हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो डरा रहे हैं लोगों के बीच में भय। 2014 के बाद से हिंदू खतरे में आए, उसके पहले खतरे में नहीं थे, तो भय दिखाते हैं, है ना। दूसरा ईडीआईटी के माध्यम से विधायक सरकारें खरीदते गिराते हैं, है ना। और तीसरा लालच, तुम हमारे पास आ जाओ सुरक्षित रहोगे, तो एनसीपी भी तोड़ डाला और शिवसेना भी तोड़ डाला। तो भय और लालच की राजनीति इनकी रही है। हेमंता विश्व शर्मा को देख लो, उसके पहले खूब आरोप लगाया कि महाभ्रष्ट है, ये है वो है, तो डराए, उसके आरोप लगाए, उसके बाद गए लालच दे तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। अजीत पवार, उसको भी पहले एक दिन पहले 70,000 करोड़ घोटाला, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, दूसरे दिन वो उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यही तो सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारे नेता आपके कभी सहयोगी थे और कभी आपके दल के भीतर थे। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम बात करें तो पहले जो सहयोगी होता है, नतीजों के बाद वो बदल जाता है। आपको इस बार क्या लगता है, जो आपके साथी हैं वो परमानेंट बने रहेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो भी बने रहेंगे? आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, हम लोग तो एक हैं, महाविकास अघाड़ी एक साथ हैं, एक साथ संघर्ष के सरकार भी चलाए, एक साथ संघर्ष की, लोकसभा एक साथ लड़े, अभी विधानसभा एक साथ लड़ रहे हैं। जो महायुति है उसके एक कमो इधर है, एक कमो उधर है, एक कमो उधर है, बिल्कुल ब्रह्मा के सिर है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। इनके देवेंद्र के, अजीत पवार के और एकनाथ शिंदे, तीनों की नहीं बढ़ती और तीनों एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। अभी अजीत पवार जी ने जिस प्रकार से कहा कि अडानी के बंगले में सारी बैठकें हुई, ये क्या है ना। और जिस प्रकार से उसका क्या नाम है, जो पहले मंत्री थे फिर गिरफ्तार कर लिए, अभी उसको अजीत पवार ने उसको टिकट दी, उसके खिलाफ वो नवाब मलिक, अब उसके बारे में क्या बयान दे रहे हैं। अब उस महायुति से चुनाव लड़ रहे हैं वो। तो इसके बीच में ऐसा तनातनी है जिसे कोई सीमा नहीं है, और भी कब खत्म हो जाएगा, क्योंकि
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं है वो। तो आपके पास कौन सा चेहरा है फिर? हमारे मतलब वो तो मुख्यमंत्री है, हमारे पास तो मुख्यमंत्री नहीं है ना। और शरद पवार जी ने सबने कह दिया कि हम इस चुनाव की बात तय करेंगे, लेकिन उसका मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। सब मना कर रहे हैं कि हम कोई चेहरा, लेकिन एक सवाल बड़ा लाजमी है कि आप जिस भूमि में हैं, खासतौर पे कांग्रेस की पहले अपनी पैठ यहाँ पे रही है, लेकिन नागपुर आरएसएस के नाम पे एक तरीके से जाना जाता है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, हिंदुत्व का कार्ड पूरे देश में जिस तरीके से आरएसएस खेलती है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो आरएसएस के इस गढ़ में भूपेश बघेल जी की क्या रणनीति है, किस तरीके से उनके रणनीति को तोड़ने आप लोग जा रहे हैं? देखिए विदर्भ है ये, देखिए विदर्भ महात्मा गांधी भी कर्मभूमि रही है, वर्धा आश्रम यहाँ से दूर नहीं है, यहाँ विनोबा भावे कर्मभूमि है, पवनार आश्रम यहाँ से दूर नहीं है, और यही दीक्षा भूमि है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा दिलाई थी, बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक उसकी भी धरती है। और यहाँ विदर्भ में रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 52 से जब से चुनाव हो रहा है कांग्रेस का ही गढ़ रहा है ये। बीच में थोड़े समय के लिए हो गए थे, लेकिन इस समय कांग्रेस ही यहाँ लड़ाई लड़ रही है, तो ये टिकेंगे नहीं। कल जैसे मध्य क्षेत्र में जो प्रियंका जी की रैली हुई, क्या ज़बरदस्त रैली, मतलब रोड शो था, वो आरएसएस का मुख्यालय है, और मुख्यालय होते हुए पिछले समय भी ले दे मुश्किल से 4000 वोट से हमारे बंटी सिल्के है, वो 4000 से पीछे रहा है ना, एक बागी खड़ा हो गया, वो 8000 ले लिया, तो वो आरएसएस का मुख्यालय है, वहाँ हमारी स्थिति देख लिया, इस समय डंके की चोट भी जीतेंगे। एक आपने बड़ी बात कही कि जो है टिकेंगे, है ना, टिकेंगे, लेकिन पिछली बार आपके कई विधायक शिवसेना वाले बिकेंगे यानी बिक गए, तो इस बार क्या गारंटी आप देते हैं कि इस बार के जो आपके सहयोगी दलों के विधायक हैं या पार्टी अगर आपकी बहुमत में आती है तो बिकेंगे नहीं, बने रहेंगे आपके साथ? वो क्या है कि पहले पहले कोई चीज़ जब आती है ना तो उससे डर बहुत रहता है, ईडी का हवा बहुत था, लेकिन जिस प्रकार से लोग अब जैसे आया स्काई लैब, उसमें कितना डर था, अभी कोरोना आया, कितना शुरुआत में कितनी डर थी, लेकिन दूसरा फेज में थोड़ा कम हुआ, तीसरे फेज अभी भी कोरोना है, लेकिन कोई डरता है क्या? वैसे ईडी का जो डर है, ईडी आईटी सीबीआई का डर पहले बहुत अधिक था, लेकिन धीरे धीरे कम होता, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है उसके बाद तो डर खत्म ही हो गया। लेकिन वो ऐसी साहब जो हैं वो निशाना भारतीय जनता पार्टी पे कम साध रहे हैं, आप लोगों पे ज़्यादा साध रहे हैं, क्या कहेंगे? अब वो तो उनके पुराने मित्र हैं, उसके बारे में क्या कहना है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि चलते चलते आपने बहुत मेहनत की है, विदर्भ के भीतर तमाम रैली आपने की, प्रियंका जी की रैली और रोड शो बहुत यहाँ पे अच्छा हुआ है। अच्छा, अब देखने वाली बात है कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितनी सीटें आप लोग जीतने जा रहे हैं, और महाविकास आघाड़ी की कितनी सीटें आ रही कुल? मतलब यहाँ 40 में लगभग 30 सीट जीतेंगे, हम 40 सीट में लड़ रहे हैं ना विदर्भ में, तो 40 में लगभग 30 सीट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भूपेश बघेल वो शख्स जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इनको खासतौर पे अगर हम छत्तीसगढ़ के भीतर हम कई बार गए हैं तो तमाम तरीके के डेवलपमेंट के इन्होंने काम किए हैं, और वही डेवलपमेंट की बात, और आपको मैं बता दूं कि विदर्भा वो भूमि है, और नागपुर के कुछ इलाकों में छत्तीसगढ़ के बहुत ज़्यादा लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो इनकी कई रैलियों में हमने वहाँ पर जाके जो है कवरेज की, और वहाँ पर देखा कि लोकप्रियता में कोई कमी तो अभी भी आपकी दिखाई नहीं दे रही है। अब देखने वाली बात यही है कि इस लोकप्रियता को किस रूप में, किस तरीके से यहाँ का मतदाता जो है वो देखता है और बटन दबाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।